आज़ादी किस्त नंबर 23। गांव में तारिक और नीलम पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो आज़ादी से घूमते रहे। एक रात गांव में गुजारने के बाद वो सुबह सवेरे ट्रैक्टर ट्राली पर रुखसत हो गए। ज्ञान सिंह और गोरबख्श सिंह उनके साथ थे। नीलम और तारिक के हुलिया भी सिखों वाले ही थे। उनके चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। लहराती फसलें और खेतों में काम करते हुए किसान बहुत भले लग रहे थे। इन्हीं खेतों में कुछ छोटी छोटी सड़कें भी थी जो देहातों की तरफ आती थी। उनका रुख वाघा की तरफ था। वाघा तक जाने के लिए अगरचे एक पुख्ता सड़क भी थी, लेकिन ज्ञान सिंह खेतों के दरमियान कच्चे रास्ता इख्तियार किए हुए था, जिसे ट्राली को बुरी तरह झटके लग रहे थे। तारिक और नीलम का अंजर पंजर ढीला हो गया था। 30-35 मील का फासला कई घंटों में तय हुआ। आखिरकार वो ग्राउंड ट्रंक रोड पहुंच गए। ये सड़क दाएं समत में अमृतसर और बाएं समत में पाकिस्तान की सरहदी चौकी वाघा की तरफ चली गई थी। जिस जगह पर वो पहुंचे थे वहां से वाघा सिर्फ 2 मील के फासले पर था, लेकिन ज्ञान सिंह सड़क अबूर करके ट्रैक्टर को दूसरी तरफ एक छोटी सी बस्ती में लेता चला गया। ये एक छोटा सा गांव था। इसकी आबादी भी सिखों पर मुश्तमिल थी। बस्ती से निकलकर वो एक बार फिर कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। बस्ती से गुजरते हुए किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की थी। सरहद के साथ तकरीबन मुतवाज़ी 2 घंटे तक सफ़र करते रहे और आखिरकार एक बस्ती में पहुंच गए। ये छोटा सा गांव 20-22 घरों पर मुश्तमिल था। बस्ती के शुरू में एक बहुत बड़ा जोहड़ था। किनारे पर कुछ औरतें बैठी कपड़े धो रही थी। उनके करीबी नंग धड़ंग बच्चे पानी में घुसे एक दूसरे पर छींटे उड़ा रहे थे। करीबी 2-3 खालिजदा कुत्ते पानी में बैठे हुए थे। जोहड़ के बस में भैंस बैठी हुई थी। ज्ञान सिंह ने उस जोहड़ से मुलिक बस्ती के पहले मकान के सामने ट्रैक्टर रोक दिया और बंद करते हुए तारिक और नीलम को उतरने का इशारा किया। गोरबख्श सिंह उससे पहले ही दौड़कर मकान में दाखिल हो चुका था। ये ज्ञान सिंह के हमजुल्फ चरण सिंह का मकान था, जो इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। पाकिस्तान की सरहद यहाँ से 1-1.5 फरलांग के फासले पर थी और चरण सिंह की अतराफ तक सरहद फैली हुई थी। चरण सिंह उस वक्त घर पर ही मौजूद था। उसने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। 2 मिनट तक वो लोग एक दूसरे की खैर व आफियत दरियाफ्त करते रहे। फिर चरण सिंह ने कहा, तुम मुँह हाथ धो लो, खाना बिल्कुल तैयार है। खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। खाने में खासा एहतमाम किया गया था। खाना देखकर ये तारिक को अंदाज़ा और लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि चरण सिंह को इनके आने की पहले इत्तला थी। वो लोग 7:30 बजे तारन से रवाना हुए थे और अब 2 बजने वाले थे। खाने के बाद नीलम को तो घर की ख़वातीन के पास भेज दिया गया और तारिक उनके साथ बैठक वाले कमरे में आ गया। कल शाम को मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था। चरण सिंह ने ज्ञान सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया। लेकिन क्या? तारिक ने इस वाले निगाहों से उसकी तरफ देखा। पिछले 3-4 रोज से रेंजर्स के आदमी बार बार हमारे गांव के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली से भागे हुए 2 अफराद की तलाश है। इनमें एक मर्द और एक औरत है। उनके कहने के मुताबिक वो दोनों भेस बदलकर जहाज के अमले के साथ अमृतसर गए थे और हवाई अड्डे से गायब हो गए थे। हुकाम का ख्याल है कि वो दोनों सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मीलों दूर तक सरहद की निगरानी की जा रही है। रेंजर्स वाले कई मरतबा आ चुके हैं और कह गए हैं कि अगर इस इलाके में कोई मुश्तबे शख्स नजर आए तो फ़ौरन ही चौकी पर इत्तला दी जाए। लेकिन बहरहाल मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तुम्हें आज रात ही सरहद पार करा दी जाएगी। सरहद के उस तरफ उन्हें कोई मसला पेश नहीं आएगा, दूसरी तरफ उनका मुकद्दर। चरण सिंह ने कहा, सरहद पर पाकिस्तान का कौन सा इलाका लगता है? तारिक ने पूछा। भीनी, ज्ञान सिंह ने जवाब दिया। बहुत बड़ा गाँव है, बिल्कुल सरहद पर वाक़ है। इस गांव का ज़मींदार चौधरी बरकत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे खेत सरहद से मिले हुए हैं। अक्सर मुलाकात होती रहती है। मैंने उससे भी बात कर रखी है। सरहद की दूसरी तरफ चौधरी बरकत के आदमी मुंतज़िर होंगे, उन्हें गांव पहुंचा देंगे। यहाँ से किस वक्त निकलना होगा? तारिक ने पूछा। रात ठीक 2 बजे। रेंजर्स की गश्ती पार्टी यहाँ से गुजरती है। हम लोग 2 बजे से पहले सरहद के करीब पहुँच जाएंगे। वहाँ मेरा मवेशियों का बाड़ा है। रेंजर की गश्ती पार्टी जैसे ही चक्कर लगा कर जाएगी, तुम लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। चरण सिंह ने जवाब दिया, अब तुम कुछ देर आराम कर लो। मुझे इस सिलसिले में 1-2 आदमियों से मिलना है। शाम को मुलाकात होगी। चरण सिंह चला गया। ज्ञान सिंह भी उठकर दूसरे कमरे में चला गया। तारिक कुर्सी से उठकर चारपाई पर लेट गया। ट्रैक्टर ट्राली पर 4-5 घंटों के सफ़र ने उसका अंजर पंजर ढीला कर दिया था और वो बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था। दीवान पर लेटते ही वो गहरी नींद सो गया। उसकी आंख शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही खुली थी। गांव देहातों में रात का खाना जल्द खा लिया जाता है। ये लोग भी खाने वगैरह से फारिग हो गए थे और बातों का सिलसिला चल रहा था। 1 बजे के करीब 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों नौजवान सिख थे। चरण सिंह ने इस वाले निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। रेंजर्स की गश्ती पार्टी निकल चुकी है। वो लोग ठीक 1 घंटे बाद वापस आएंगे। हमें इससे पहले ही डेरे पर पहुंच जाना चाहिए।
आने वाले दोनों नौजवानों में से एक ने कहा, ठीक है, हम लोग तैयारी बैठे हैं, चलो उठो भाई। चरण सिंह ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा। तारिक और नीलम ने शामी को अपने हुलिये बदल लिए थे। अब वो लिबास से सिख नहीं मुसलमान नजर आ रहे थे। तारिक ने गोरबख्श सिंह से हाथ मिलाया और उन दोनों के साथ कमरे से निकल आया। रात तारीक थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था, खून की कुछ बढ़ गई थी। वो लोग बस्ती से निकलकर खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर हो लिए। कुछ देर बाद वो खेतों में एक तंग सी पगडंडी पर पहुंच गए। वो तारीकी में तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। सबसे आगे वो दोनों नौजवान सिख थे। उन दोनों के हाथ में चीनी साख्त की ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उनके पीछे चरण सिंह था, इसके बाद नीलम, फिर तारिक और आखिर में ज्ञान सिंह। चरण सिंह और ज्ञान सिंह के हाथों में भी ऑटोमेटिक राइफलें थी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो डेरे पर पहुंच गए। यहाँ दरख्तों का एक झुंड था और मवेशियों का बाड़ा सा बना हुआ था। खोलियों के करीब एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें ज़राअत के मुतालिक चंद छोटे मोटे आलात और मवेशियों का सामान पड़ा हुआ था। वो लोग दरख्तों के झुंड में रुक गए। चारों तरफ भूख का आलम था। तारीकी में हशरातुल अर्ज़ के सिवा किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब वहशतनाक माहौल था और नीलम पर वाकई वहशत तारी हो रही थी। वो तारिक के साथ लिपटी हुई थी और उसने तारिक का एक हाथ मजबूती से थाम रखा था। चंद मिनट बाद वो दोनों सिख पीपल के दरख्तों के झुंड से निकलकर खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलते हुए तारीकी में गायब हो गए। उनके जाने के बाद वो लोग खामोशी से बैठे रहे। दरख्तों के उस झुंड से तकरीबन 100 गज आगे सरहद थी। खेतों के दरमियान खारदार तारों की एक बाड़ थी जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। ये खारदार बाड़ भी चंद साल पहले भारतीय हुकूमत ने लगाए थे। इससे पहले यहाँ सरहद की निशानदेही के लिए थोड़े थोड़े फासले पर सिर्फ बुर्जियाँ बनी हुई थी। इन बुर्जियों की दोनों तरफ चंद फीट की जगह नो मीन्स लैंड थी। जब वो पीपल के दरख्तों के उस झुंड में पहुंचे तो 2 बजने में 18 मिनट थे। ठीक 2 बजे तारीकी में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कुछ लोग बातें करते आ रहे हों। ये आवाज़ पहले दूर से आती महसूस हुई, फिर रफ्ता रफ्ता करीब आती चली गई और फिर अचानक एक जगह रोशनी चमकती दिखाई दी। वो रेंजर्स के गश्ती सिपाही थे। उनकी तादाद 4 थी और वो दरख्तों के झुंड से तकरीबन 20 गज के फासले पर सरहद के मुतवाज़ी एक पगडंडी पर चल रहे थे। डेरे के सामने पहुंचकर उनमें से एक ने टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की लहराती हुई रोशनी डेरे की तरफ उठ रही थी। ज्ञान सिंह और उनके साथी मवेशियों की खुलियों के पीछे दुबक गए। चरण सिंह और ज्ञान सिंह की गिरफ्त राइफलों पर सख्त हो गई थी। टॉर्च की लहराती हुई रोशनी खुलियों के करीब से गुजरते हुए दूसरी तरफ निकल गई। रेंजर्स की गश्ती पार्टी आगे निकल चुकी थी। अचानक ही फजा में टिटरी की आवाज़ उभरी। बगले से मिलता जुलता ये परिंदा आमतौर पर रात को फजा में मंडलाता रहता है, लेकिन इस वक्त टिटरी की आवाज़ खेतों से सुनाई दी थी। तारिक, चरण सिंह ने सरगोशी की, तुम अपने साथी को लेकर इस पगडंडी पर चलते जाओ। तकरीबन 50 गज आगे मेरे आदमी तुम लोगों को मिल जाएंगे। वो तुम्हें तारों की बाढ़ की दूसरी पहुंचा देंगे। जाओ, देर न करो। नीलम और तारिक अपनी जगह से उठ गए। तारिक को उन दोनों ने बगलगीर होकर रुखसत किया। नीलम के सर पर भी हाथ फेर कर उससे रब राखा कहा और वो दोनों दरख्तों के झुंड से निकलकर खेतों की पगडंडी पर हो लिए। तारिक ने नीलम का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों तेज से चलने की कोशिश कर रहे थे मगर नाहमवार पगडंडी पर वो बार बार लड़खड़ा रहे थे। नीलम का जिस्म होले होले कांप रहा था। खौफ की वजह से कुछ ज्यादा ही सर्दी महसूस कर रही थी। अचानक एक जगह उसका पैर रपटा। तारिक ने उसे संभालने की कोशिश की मगर इसके साथ ही खुद खेत में जा गिरा। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। तारिक ने उसे सहारा देकर उठाया और तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। चंद गज आगे उन्हें चरण सिंह के आदमी मिल गए। जल्दी करो, इस औरत की चीखने की आवाज़ सन्नाटे में दूर तक फैली होगी। अगर गश्ती पार्टी में से किसी ने सुन ली होगी तो वो लोग वापस भी आ सकते हैं, उन दोनों सिखों में से एक ने कहा। वो चारों खेतों में पगडंडी पर दौड़ने लगे। एक जगह नीलम का पैर फिर रपट गया। इस मर्तबा इसके पैरों से एक सैंडल उतर गया। वो तारीकी में सैंडल तलाश करने लगी लेकिन सैंडल नहीं मिला और वो उसकी तलाश का इरादा तर्क करके तारिक के साथ दौड़ने लगी। एन उसी वक्त तारीकी में एक गूंजती आवाज़ सुनाई दी। होल्ड अप, कौन हो? वहाँ रुक जाओ वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। ये आवाज़ इन्हें रेंजर्स के एक सिपाही की थी जो खासी दूर से आई थी। वो गालिबन नीलम की चीख सुनकर वापस मुड़े थे। सामने तकरीबन 10 गज के फासले पर तारें कटी हुई थी। तुम लोग जल्दी से निकल जाओ, हम इन्हें रोकते हैं। चरण सिंह के एक आदमी ने सरगोशी की। तारिक ने नीलम का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। बाढ़ में कटी हुई तारों वाला हिस्सा तलाश करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। तारिक ने पहले नीलम को तारों में दूसरे धकेला। ऐसा करते उसके दूसरे पैर में से भी सैंडल उतर गया। तारिक उसे धकेल खुद तारों में से निकलने की कोशिश कर रहा था कि फजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। रेंजर्स ने शायद उन्हें देख लिया था। गोली उन दोनों के पास से गुजर गई। तारिक कटी हुई तारों में से निकल आया। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और अंधाधुंध दौड़ लगा दी। फायरिंग से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जैसे 2 पार्टियों में ठन गई हो।
इसका मतलब था कि चरण सिंह के आदमियों ने रेंजर्स को अपने साथ फायरिंग में उलझा लिया था। वो दोनों खेतों में तेजी से दौड़ते रहे। फिर अचानक यूं महसूस हुआ जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। दूसरे लम्हे वो शराब की आवाज़ के साथ पानी में गिरे। दरअसल ये एक छोटी सी नदी थी जिसे वो तारीकी में देख नहीं सके थे। वो दोनों पानी में तर हो गए। तारिक उठकर नदी से निकलना ही चाहता था कि तारों की बाढ़ की तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हुई। वो एकदम नीचे गिर गया। नीलम के मुंह से चीख निकल गई। तारिक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नीलम उससे लिपट गई। वो लोग पाकिस्तानी सरहद में तकरीबन 20 गज अंदर आ चुके थे, लेकिन भारतीय सिपाहियों का कोई भरोसा नहीं था कि वो उन्हें देखकर गोली मार देते। तारिक के ज़हन में कुछ और खदशात भी सर उभार रहे थे। भीनी के जमींदार चौधरी बरकत के आदमी इन्हीं खेतों में किसी जगह उनके मुंतजिर थे। अंदेशा था कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो वापस न चले जाएं। दूसरा अंदेशा ये था कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर पाकिस्तानी रेंज के जवान उस तरफ न पहुंच जाए। ऐसी सूरत में उनका बचना मुश्किल था। वो 2-3 मिनट नदी के पानी में बैठे रहे। फिर तारिक पहले खुद बाहर निकला, फिर नीलम को पकड़कर निकाला और खेतों में एक तरफ चलने लगा। उनके कब्रों से पानी निचड़ रहा था जिससे चलना दुश्वार हो रहा था। चंद गज आगे 2-3 दरख्त नजर आ रहे थे। उनका रुख इन्हीं दरख्तों की तरफ था। अचानक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई भैंस डकारी हो। आवाज़ 2 मरतबा सुनाई दी। वो दोनों उस आवाज़ की समझ पड़ने लगे। ये दरअसल सिग्नल था जिसके बारे में उन्हें चरण सिंह ने बताया था। वो जल्द ही उस जगह पहुंच गए जहाँ भीनी के ज़मींदार चौधरी बरकत के 2 आदमी उनके मुंतजिर थे। वो भी कलाशनकोफ राइफलों से मुसल्ला थे। तारिक और नीलम उनके साथ साथ तेज तेज कदम उठाते हुए एक तरफ चलने लगे। सरहद पर फायरिंग की आवाज़ों में इजाफा हो गया था। शायद पाकिस्तानी रेंजर्स की गश्ती पार्टी भी वहाँ पहुँच गई थी और अब दोनों तरफ के रेंजर्स में फायरिंग का तबादला हो रहा था। रात का बाकी हिस्सा उन्होंने भीनी में चौधरी बरकत के घर पर ही गुजारा। सुबह नाश्ते पर चौधरी बरकत उन्हें बता रहा था कि 65 की जंग में जब भारत की फौज ने चोरों की तरह पाकिस्तान पर हमला किया था तो भीन उसके आसपास के देहातों में रहने वालों ने पाक रेंजर्स की मदद से हमलावर भारतीय फौज को उस वक्त तक रोके रखा था जब तक पाकिस्तानी फौज के जवान नहीं पहुंच गए थे। सरहद पर रहने वाले पाकिस्तानी जियाले ने भारतीय फौजियों के नापाक कदम सरजमीन पर नहीं पड़ने दिए थे और पाक फौज के आने पर तो उन्होंने भारतीय फौजियों को उन्हीं की धरती पर कई मील पीछे धकेल दिया था। भीनी से मुत्तसिल चंद मील के फासले पर जलूका का वाक़या दुनिया भर की अस्करी तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। रात की तारीकी में चोरों की तरह हमलावर होने वाली भारतीय फौज किसी न किसी तरह सरहद अबूर करके जलू तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। भारतीय फौजियों का मंसूबा था कि वो सुबह की रोशनी तुलू होने से पहले पहले लाहौर पर काबिज हो जाएंगे और लाहौर के जिम खाना में फतह का जश्न मनाएंगे। ये मंसूबा भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ ने बनाया था और इसकी तरफ से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री, दीगर वुज़रा और हिंदुस्तान की चीदा शख्सियात को लाहौर जिम खाना में जश्न फतह की दावतनामे भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन जलू में BRB नहर का किनारा भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। उन्हें नहर अबूर करना नसीब न हो सका। पाक फौज के आने तक जल्लू के शेरदिल अवाम ने भारतीय हमलावरों को रोके रखा और जब पाक फौज के दस्ते महाज पर पहुंचे तो जुर्रत और बहादुरी के ऐसे कारनामे देखने में आए कि एक नई अस्करी तारीख रकम होती चली गई। जल्लू से चंद मील आगे इस BRB नहर के किनारे मेजर अजीज़ भट्टी ने अपने मुट्ठी भर फौजी जवानों के साथ भारत की कई रिबियन फौज को रोके रखा। मेजर अजीज़ भट्टी ने वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन के नापाक कदमों को अपने वतन की सरजमीन पर नहीं पड़ने दिया। चौधरी बरकत उन्हें पाकिस्तानी जेलों की जुर्रतमंदाना कारनामों के वाक़या सुनाता रहा। नीलम और तारिक इन बातों से बेहद मुतासिर हो रहे थे। चौधरी बरकत का ख्याल था कि वो उन्हें 2-3 दिन अपने गांव में रोकेगा, लेकिन तारिक जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंच जाना चाहता था। भीनी से लाहौर रेलवे स्टेशन तक अगरचे रूट नंबर 33 की एक बस भी चलती थी। चौधरी बरकत अगर चाहता तो उन्हें बस पर बिठा देता, लेकिन उसने खुद उनके साथ लाहौर तक जाने का फैसला कर लिया। चौधरी बरकत के पास सुजुकी कार के अलावा एक स्टेशन वैगन भी थी जो देखने में अगरचे पुरानी सी नजर आती थी, लेकिन उसका इंजन बड़ा जोरदार था। नाश्ते के बाद वे इस वैगन पर ही लाहौर की तरफ रवाना हो गए। भीनी से लक्कू डहर तक सड़क के दाएं बाएं ताहद निगाह लहलाती फसलें नजर आ रही थी। चारों तरफ देखते हुए तारिक बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। वो आज़ाद फजा में सांस ले रहा था। यहाँ उसके लिए कोई खौफ नहीं था। श्रीनगर तक पहुँचने के लिए उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तो ये कि रावलपिंडी से होते हुए आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद पहुँचे और वहाँ से शाहकोट और बुलर बिराज की तरफ से होकर श्रीनगर का रुख करते, लेकिन इस तरह बहुत तवील चक्कर काटना पड़ता और उसमें कई दिन लग जाते। दूसरा रास्ता सियालकोट का था, वहाँ से जम्मू की तरफ निकल सकते थे और तारिक ने उसी रास्ते को तरजीह दी थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मालूम हुआ कि 3 बजे से पहले सियालकोट के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। वो लोग रेलवे स्टेशन के ऐन सामने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर पहुंच गए, जहाँ से 15 मिनट बाद उन्हें सियालकोट के लिए बस मिल गई। चौधरी बरकत ने उन्हें बड़ी गर्मजोशी से रुखसत किया। सियालकोट में वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुके। उसी शाम वो एक सरहदी गाँव में पहुँच गए। रात के पिछले पहर वो सरहद अबूर करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए।
सरहद से चंद मील के फासले पर रणबीरपुरा नामी कस्बा था। उन्होंने कस्बे में दाखिल होने की कोशिश नहीं की। आबादी से तकरीबन 1 मील के फासले पर किसी पुराने मंदिर के खंडर थे। वो रात भर उसी खंडर में बैठे रहे। आखिरी पैर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नीलम बुरी तरह कांप रही थी। तारिक ने अगरचे अपना कोट भी उसे पहना दिया था, मगर इसके बावजूद वो ठिठुरती रही। सुबह जब धूप फैलना शुरू हुई तो उनकी जान में जान आई। ये सारा इलाका सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल था, जो दूसरी तरफ हिमालय के सबसे छोटे कोह शिवालिक रेंज से जा मिलता था। धूप अच्छी तरह फैलने के बाद वो खंडर से निकले और ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए कस्बे में दाखिल हो गए। एक हलवाई की छोटी सी दुकान से उन्होंने कुछ कचौरी वगैरह से नाश्ता किया और बसों के अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ आधे घंटे बाद इन्हें जम्मू जाने वाली बस मिल गई। जम्मू की ज्यादा आबादी डोगरों और हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। सिख और मुसलमान भी आबाद थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। 19वीं सदी के अवाइल में यहाँ डोगरा महाराजा गुलाब सिंह हुक्मरान था। उसने चंद हजार रुपयों के एवज कश्मीर का सौदा किया था। इस सौदे के साथ ही वादी में बसने वाले मुसलमानों की किस्मत पर बदकिस्मती की मोहर लग गई थी। कश्मीर की तारीख में गुलाब सिंह के बाद जो नाम ज्यादा नुमाया नजर आता है वो महाराजा हरी सिंह का है। सन 1947 में जब बरे-सगीर की तकसीम अमल में आई तो इसका बुनियादी फार्मूला ये था कि मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाए। इस बुनियादी फार्मूले के तहत कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, क्योंकि कश्मीर मजहबी, लिसानी और सकाफती लिहाज से पाकिस्तानी का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त के कश्मीरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने तकसीम हिंद के फार्मूले और रियासत की मुसलमानों के ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक कर लिया। लेकिन इस इलाके को कश्मीरी मुसलमानों ने तस्लीम नहीं किया और महाराजा हरी सिंह के खिलाफ बगावत करके 33,000 मुरब्बा मील का इलाका आज़ाद करा लिया। कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी जारी रही। कश्मीरी मुसलमानों की मुसलसल कामयाबी से घबराकर भारत ही मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 13 अगस्त 1948 और फिर 5 जनवरी 1949 को 2 करारदादें मंजूर की, जिनमें कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दिया गया और दोनों करारदादों में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया गया। 5 जनवरी 1949 की करारदाद के जुज़ो अलिफ में कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर के भारत या पाकिस्तान से इलाक़ा का मसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के ज़रिए जमहूरी तरीके से तय पाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमेशा इसे मसला कश्मीर की बुनियाद रही हैं, लेकिन भारत पूरी दुनिया के सामने इन करारदादों को तस्लीम कर चुका है। इन करारदादों की वजह से कश्मीरियों की सियासी और अस्करी जद्दोजहद को कोई भी मुल्क दहशतगर्दी करार नहीं दे सकता, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान अपने बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा हक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर भारत के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कश्मीरी मुसलमान भारत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और हज़ारों मुजाहिदीन मुसल्लह जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। कश्मीरी मुसलमानों में 1% अफराद भी ऐसे नहीं जो भारत के हामी हों। इसलिए भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर कश्मीर में रायशुमारी हुई तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। यही वजह है कि भारत कश्मीरी मुसलमानों को हक़ खुद इरादे देने के लिए तैयार नहीं और ताकत के बलबूते पर इस खित्ते पर काबिज है। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर उनका है और एक न एक दिन भारत के चुंगल से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। भारत की एक पॉलिसी ये भी थी कि कश्मीर के मुसलमानों पर इस कदर जुल्म तोड़े जाएं कि वो घर बार छोड़कर रियासत से भाग जाएं और उनकी जगह हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाए, ताकि अगर कभी रायशुमारी कराई भी जाए तो हिंदुओं की अक्सरियत साबित हो जाए। यहाँ आबाद होने वाले हिंदुओं के लिए अगरचे बहुत सी मराद का ऐलान किया गया, लेकिन बहुत कम हिंदू ख़ानदान यहाँ आबाद होने को तैयार होते हैं। इन हिंदुओं को भारतीय हुकूमत की तरफ से दीगर मराद के अलावा असला से भी मुकम्मल तौर पर लेस किया जाता है। यूँ तो पूरी वादी में मुसलमानों को सरबरियत का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू में रहने वाले मुसलमान भारतीय सिस्टम रेजियों को कुछ ज़्यादा ही शिकार रहे थे। तारिक 4.5 साल पहले जम्मू ही के रास्ते सलीम के साथ भारत गया था, लेकिन आज सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। मुसलमानों के कई घर उजड़ चुके थे। उन लोगों को या तो ख़त्म कर दिया गया था या अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तानी सरहद की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया गया था।